नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त हाफिज़ शेख मोहम्मद। आज हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं अल-जनाब मोहतरम अत्तर फ़ारूक़ी साहब, माहिर सनतकार और सरगर्म कारकुन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अत्तर फ़ारूक़ी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ जैसी चीज़ को इस लायक समझा कि मैं आवाम से मुखातिब हो सकूँ। शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में मदऊ हुए, हमारी इस दावत को कबूल किया। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा प्रोग्राम ख़ास मुलाकात ख़ास मकसद के तहत मुनक़्क़िद हो रहा है और ख़ास मकसद है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़। क्या है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है मजलिस का सियासी ताकत, क्या है मजलिस का सियासी सफ़र, क्या है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है मजलिस के अज़ाइम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की जमात ऐसे क्यों बनी है। इन तमाम चीज़ों को हम हमारे इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अत्तर फ़ारूक़ी साहब का जो मिशन है वो नौजवानाने मिल्लत को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार करवाना। वो क्यों करवाना चाह रहे हैं, किस लिए करवाना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम हमारे इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अत्तर फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश ये करूँगा कि फ़ारूक़ी साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ पे हमें गुफ्तगू की। अगर नौजवानाने मिल्लत आज जिस तरीके से मजलिस में इख्तियार कर भी रहे हैं, तो अगर हम मजलिस की तारीख़ पर नज़र डालें तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादी से पहले ही कायम हो चुकी थी या आज़ादी के बाद? मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्त मेरे जिस तरीके से मुझसे सवाल करें, और मैं भी इस चीज़ को ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं अवाम तक ये चीज़ ज़हनशीन करवा दूँ और अवाम भी मजलिस की तारीख़ से बखूबी तरीके से वाकिफ़ हो जाए। मगर मैं मजलिस की तारीख़ बयान करने से पहले आप लोगों को कुछ और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सजावर हैं जो सारे जहां का पालने वाला है। हम सब तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही माफ़ी तलब करते हैं। तू ही हमें सीधा रास्ता दिखला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम मुकर्रर हुआ, ना कि गुमराहों का। ये तर्जुमा सूरह फातिहा का है। और मजलिस की तारीख़ भी आप यकीन मानिए, जो लोग उस वक्त मौजूद थे और जो लोग तारीख़ लिख कर इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं, उन्होंने यही बात तारीख़ में बताई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादें सूरह फातिहा से मिलती जुलती हुई उसके मानों की हिदायत पर काम शुरू हुआ है। तो सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए सजावर है, तारीफ़ के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1927 में इस्टेब्लिश हुई। इसका मंसूबा बना मीर उस्मान अली पाशा, आसिफ जा 7th, निज़ाम डेक्कन, हैदराबाद स्टेट। उस पीरियड में जिस तरीके से एहतजाज चल रहा था चारों तरफ के, ब्रिटिश को यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, ब्रिटिश को यहाँ से हटाओ, अंग्रेजों को यहाँ से भिजाओ और इंडिया हमको हमारा वापस कर दो। ये एहतजाज के सफर में जिस तरीके से पूरे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलकर एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त का एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया, कभी अपना सीना पीछे नहीं किया, बल्कि तारीख गवाह है। आप पढ़ सकते हैं चीज को, आजादी की लड़ाई में उस वक्त मुसलमान क्योंकि अक़लियतों में थे, माइनॉरिटी में थे, और मुसलमानों की ये सोच थी, मुसलमानों के सियासी लीडरों की ये सोच थी कि हम पहले हमारा सीना आगे रखेंगे, अगर वक्त आ रहा तो अंग्रेजों की गोलियों के लिए। तो मुसलमान कौम वो दौर से जज्बा दिखाई और हिंदुस्तान को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उसी सिलसिले में निजाम डेक्कन स्टेट मीर उस्मान अली पाशा की जहन में एक ख्याल आया कि पुरो निजाम पार्टी इस वक्त बनाई जाए, और ये तमाम उलमाए मशाकीन, आलिम दीन, मुफ्ती, फाजिल, खारी, बुखारी, हाफिजों के दरमियान बैठ के ये राय मशवरा हुआ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया जाए। तो प्रो निजाम पार्टी की एसोसिएट मेंबर 1
मेरे को वो नाम उनका अच्छी तरीके से याद है, नवाज महमूद खान खिलेदार गोलकुंडा ऑफ हैदराबाद। इनके घर तौहीद मंजिल में 12 नवंबर 1926 में पहली मीटिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुई इन प्रेजेंस ऑफ ऑल उलमाए मशाखीन। इनके राय मशवरे से मजलिस की बुनियादें पढ़ना शुरू हुई और उस वक्त के काबिल, लायक और स्कॉलर और बहुत ज्यादा अकल रखने वाले, सलाहियत रखने वाले लीडर को चुना गया और मजलिस का कारवां इस तरीके से शुरू हुआ। फिर वो कारवां शुरू होते हुए बहादुर यार जंग उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। वो वक्त से बहादुर यार जंग के बारे में लोग बताते हैं और आप भी अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर सकते। बहादुर यार जंग ये वो शख्सियत का नाम था जो हद से ज्यादा जहन और हिम्मत, ताकत रखने वाले, सलाहियत रखने वाले, बड़ी जागीर रखने वाले शख्स का नाम था और ज्यादा से ज्यादा इनको सियासी मसलों में दिलचस्पी थी। वो दौर के टॉप फ्रीडम फाइटर्स में थे। अंग्रेजों से ब्रिटिश रूल को समझते थे, ब्रिटिश का मेन पॉलिसी क्या है, डिवाइड एंड रूल। तो उस सिलसिले में उन्होंने कई सारे बड़े बड़े एहतजाज किए, तारीख इसकी गवाह है। इन्होंने अपना एहतजाज में एक ऐसी मीटिंग की लाहौर में, मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस एक लाहौर में हुई थी, जिसकी तारीखी स्पीच जो आज हिस्ट्री बन के रह गई कि आधी स्पीच इन्होंने सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दिया था और आधी स्पीच इन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दिया था, स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और इन्होंने वहां ऐलान किया था जब ये हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से तो इंडिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराएगा, मुस्लिम स्टेट के लिए, मुस्लिम के हक के लिए, मुस्लिम के तहस्सुफात के लिए। तो ये सिलसिला, ये सफर वहां से शुरू हुआ। फिर आपके एहतजाज में कई सारे दुश्मना पैदा हो गए। मुखालिफ मजलिस उस दौर से है, आज इस दौर में नहीं है मुखालिफ मजलिस, उस दौर से मुखालिफ मजलिस के कई तरीके के कट्टन, बहुत सारी मुश्किलें और मशक्कतें बीच में आई और किसी सिलसिले में अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स ने इस तरीके से तारीख में बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड है, इट इज नॉट कन्फर्म कि इनका मर्डर हुआ, इनका इंतकाल जो हुआ किसी की साजिश के बुनियादों पे हुआ कि इनके हुक्के में जहर मिलाकर इनको मार दिया गया। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनकी एज 39 ईयर्स थी। इनकी पैदाइश 1902 और इंतकाल 1942। ये मजलिस को छोड़कर चले गए। फिर इसके बाद वक्त के जिम्मेदार लोगों ने और मजलिस के सियासी जमात के फिक्र और मंसूबे रखने वाले लोगों ने कासिम रजवी साहब को अपना कायद और अपना सदर मुकर्रर किया। ये कासिम रजवी साहब जो है रजाकारों के लीडर हुआ करते थे और रजाकार वॉलंटियर जो निजाम के हुकूमत में मजलिस की मशवरे पर, मजलिस की ताकत से, मजलिस के हिम्मत पे 150 रजाकारों को तैयार किया ताकि आजाद हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान की आजादी आफत बनकर निजाम स्टेट पे टूट ना पड़े, इसके डिफेंस के लिए रजाकारों को तैयार किया गया। वो रजाकारों को तैयार किया साइमल्टेनियसली, हम ये बोल सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट द निजाम स्टेट। मगर आजादी जब मिली, आजादी मिलते ही कासिम रजवी साहब को 10 साल के लिए जेल भिजा दिया गया। पुणे की जेल में इन्होंने 10 साल गुजारे। जब रजाकारों को मौत मंडलाई ऊपर तो इन्होंने 30,000 रजाकारों को शेल्टर दिया सिकंदराबाद में। और वो दौर ऐसा हुआ पुलिस एक्शन का जिसको हम आज भी एक अफसोसनाक घड़ी बोल के गुजारते सोचते हैं। और जब भी तारीख पढ़ते हैं पुलिस एक्शन की तो आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते, आंख से पानी जाना शुरू हो जाता। उस दौर में जो कत्ल और गारतगिरी हुई, मुसलमानों की जागीरें लूटी गई, मुसलमानों के मनसब को बर्खास्त कर दिया गया, मुसलमान की दौलत छीनी गई, मुसलमानों की इज्जत छीनी गई, मुसलमानों की आबरू छीनी गई, मुसलमानों को सियासी सफर में कमजोर कर दिया गया, मुसलमानों को इल्म के सफर में कमजोर कर दिया गया, इल्म के मैदानों में कमजोर कर दिया गया। जो कल तक का रईस था 24 घंटे के बाद का सब में बड़ा भिखारी बन गया। इनकी जागीरों को मंसूबे बनाकर लूटा गया। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री डेक्कन स्टेट पे, हैदराबाद स्टेट पे आंधी बनकर उतरी, आंधी बनकर कूदी और हजारों की तादाद में कत्ल और गारतगिरी हो गई। और उसी दौर में हमारे जमात के सदर कायद जो थे कासिम रजवी साहब को जेल भिजा दिया गया। और ये जेल भिजा दिया गया और 10 साल तक मजलिस का हेडक्वार्टर दारुसलाम को गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया अपनी कस्टडी में ले ली। और तारीख बताने वालों ने यहां तक बताया कि दारुसलाम पर दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट लिखा गया और फायर स्टेशन हेडक्वार्टर बना दिया गया उसको। और मजलिस का वजूद मिटाने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान और अक़लियतों की जमातों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और यह सफर शुरू हुआ मजलिस का वहां से जब कासिम रजवी साहब को जेल हुई 10 साल के लिए। 10 साल के बाद 1948 से लेके 1957 तक 9 साल कुछ महीने की जेल हुई। तो काफी एहतजाज के बाद इनकी फैमिली लाहौर में थी, इनके चाहने वाले लाहौर में थे। पाकिस्तान जब अलग हो गया था वहां से बहुत सारे इनके लिए फिक्र भिजाई गई, बहुत सारी पैसा भिजाया गया इनको छुड़वाने के लिए। तो हुकूमत हिंदुस्तान से इनका केस लड़कर बेंच पे जब केस आया जजमेंट के लिए, तो उस दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों की ये जमात MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सूरत पे नहीं बनना चाहिए, किसी सूरत पे पनपना नहीं चाहिए। एक कंडीशन पे हम तुमको कासिम रजवी यहां से आजाद करते हैं कि तुम 48 आवर्स के अंदर मुल्क बदल कर लो। ये कंडीशन पे तुम राजी हो तो हम तुमको यहां से आजाद करेंगे। तो कासिम रजवी साहब उस कंडीशन के ऊपर हिंदुस्तान से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कासिम रजवी साहब बाहैसियत सदर जमात के 24 घंटे के अंदर इनकी फिगर थी कि मुझे तो 2 दिन का टाइम दिया, 48 आवर्स का टाइम दिया गया, मगर 24 घंटे के अंदर मैं कोई ऐसे काबिल तरीन शख्स को ढूंढूं, कोई ऐसे काबिल तरीन शख्सियत को ढूंढूं। तो 24 घंटे बीत जाते हैं मगर उनको रियासत हैदराबाद में, डेक्कन में उनको एक भी लायक उसकी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला शख्स नहीं मिला। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला शख्स था, कासिम रजवी साहब जिसको काबिल समझ रहे थे, उसका हिम्मत नहीं थी। क्योंकि पुलिस एक्शन का सदमा, पुलिस एक्शन दरअसल इसको ऑपरेशन पोलो बोला गया। पुलिस एक्शन हम बोलते हैं मगर तारीखों में लिखा हुआ है पोलो एक्शन। यह पोलो एक्शन मंसूबा था मुसलमानों को बर्बाद करने का, मुसलमानों को रातें रात रोड पर ला देने का, मुसलमानों की माशी हालत को छीन लेने का, मुसलमानों को हर तरीके से तबाह ताराश कर देना ताकि इनकी जमात, ये कौम हमेशा हमेशा के लिए तारीख में दुनिया खत्म होने तक बैकवर्ड बनकर रह जाए। मगर कहने वालों ने भी क्या खूब कहा, कहने वालों ने भी क्या खूब कहा, रोशनी हो अगर खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो ये मजलिस की चिराग यकीन मानिए आंधियों में जल रही थी, तूफानों में जल रही थी, क्योंकि जलाने वाले को मंजूर था मजलिस की चिराग रोशन होना है और मजलिस को सफर आगे बढ़ना है। और मजलिस के सफर में कई हजारों लाखों नौजवानों को एक हिम्मत और ताकत देने वाली जमात बनना है मजलिस को। तो यह सफर शुरू हुआ वहां से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी लेने के लिए कासिम रजवी साहब आधी रात को अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को बुलाते हैं। अब्दुल वाहिद अवैसी साहब भी मजलिस के फाउंडिंग मेंबर्स में थे और एक सक्सेसफुल लॉयर थे, जामे निजामिया के उस दौर के स्कॉलर थे, उस दौर के काबिल तरीन शख्सियत थी। और डेक्कन, रियासत डेक्कन के कई सारे शख्सियतों में इज्जतदार शख्सियत थे जो माल से, तालीम से, तरबियत से और जागीर से रखने वाले थे। वो दौर पे आधी रात को कासिम रजवी साहब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को बुलाते हैं और बुलाकर ये आजिज़ी करते हैं कि ए अब्दुल वाहिद अवैसी साहब, अब आप ही इसके लायक है और मेरी ये कोशिश है कि मुझे हुकूमत हिंदुस्तान 48 आवर्स के अंदर यहां से मुल्क बदल करने की इजाजत मंजूर कर दी है और मेरे 48 आवर में से 32 आवर्स हो चुके हैं और आप ये जिम्मेदारी के लायक है। मैं जानता हूं कि आपकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से मिलती नहीं है, आपकी नजर मेरी नजर से अलग है, मगर तुम्हारी नजर में सच्चाई है, तुम्हारी जबान में ताकत है, तुम्हारे पास इल्म है और यह काम तुम ही कर सकते। तो अब्दुल वाहिद अवैसी साहब बहुत ही गौर और फिक्र करने लगे और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से निकलकर दिल में एक ख्याल आया कि ए अल्लाह, ये तेरे तरफ का, अगर तेरे तरफ से मिलने वाला है ये और तू इसको राजी हो रहा है तो मैं तेरे से ही रुजू हो जाऊंगा।
عبد الواحد اویسی صاحب نہ ہاں بولے نہ بولے، مصلی بچھا کے 2 رکعت صلاۃ و حاجات نماز پڑھ کر اللہ سے گر گڑا کے دعا کرے کہ اللہ تو مجھ کو اتنی طاقت، اتنی عقل اور اتنی ہمت دے کہ میں اس جماعت کی ریسپانسبلٹی کو اپنے کھانوں پر لے کر چل سکوں، صدر بننے کے لیے میں تیار ہو سکوں۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، اللہ اگر جس کو رکھنا چاہا، دنیا کی کون سی طاقت ہے اس کو مٹا سکے؟ یہ مجلس کو اللہ قائم کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ نے قائم کر دیا۔ عبد الواحد اویسی کا بے انتہا شکر ہے، ہماری پوری قوم کی طرف سے، پورے مسلمانوں کی طرف سے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے ریاست ڈکن میں ایک ایسا مرد مجاہدی بھی گزرے تاریخ میں، جنہوں نے وہ وقت جو لوگوں کے دماغوں میں موت بھنڈا رہی تھی، وہ وقت لوگوں کے دماغوں میں ایک ڈر سا بیٹھا ہوا تھا، جینے کا حق چھین لیا گیا تھا ان کو، ان کی آواز بلند کر کے بات کرنے کا حق ختم کر دیا گیا تھا ان کو، جب ہندوستان کی بنیادیں پڑ رہی تھی اور مجلس کی بنیادیں ختم پر تھی۔ تو عبد الواحد اویسی صاحب ان رائٹنگ مجلس اتحاد المسلمین کو قاسم رضوی صاحب سے لے لیتے ہیں، اور قاسم رضوی صاحب کبھی نہ پلٹ کر آنے کا ارادہ کر کر ہمیشہ کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں، اور اس کے کچھ سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت لے لیتے ہیں۔ تو وہاں سے سفر سیاسی شروع ہوا عبد الواحد اویسی صاحب کا، جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سارے عیش و آرام ٹھکرا دیے، کئی سارے سہولتیں ٹھکرا دیے، اور ایک ایسے مشن پر نکل کے چلے جس کی دور دور تک کوئی کامیابی کی امید نہیں تھی، مگر ان کا ایک حوصلہ بلند تھا، ان کا ایک ارادہ مضبوط تھا۔ کئی سارے لوگوں نے، ان کے قریبی لوگوں نے ان کو کریٹیسائز کیا کہ عبد الواحد اویسی صاحب کیا آپ اتنی بری ذمہ داری سنبھال سکیں گے؟ آج کوئی اور دشمن نہیں ہے، اپنے دشمنات تو اپنے کو بہت زیادہ تھے، آج حکومت ہندوستان ہماری دشمن ہے۔ حکومت ہندوستان نہیں چاہ رہی ہے کہ مجلس پنپے، مجلس آگے بڑھے۔ تو عبد الواحد اویسی صاحب ایک قابل سکسیسفل لائر تھے جامع نظامیہ کے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی کیس نہیں ہارا تھا، اور انہوں نے آج تک کبھی کوئی چیز کو چھوٹی نہیں سمجھی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ زندگی میں مضبوط اور بڑا کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور بتانے والوں نے یہاں تک بتایا، عبد الواحد اویسی صاحب کی ہمیشہ ایک آئیڈیالوجی کی ایک امپریشن ہوا کرتی تھی کہ ہم پیدا ہوئے اللہ تو ہم سے کوئی بڑا کام لے لے، اور اسی دعاؤں کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے اس نے قبول کر لیا، اور بڑے کام کے جذبے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ عبد الواحد اویسی صاحب کی خبر کو نور سے مالا مال کر دے، اللہ عبد الواحد اویسی صاحب کے خبر کو نور سے بھر دے، پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزار دے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب ہو عبد الواحد اویسی صاحب کو۔ یہ وہ قائد ہے، ہم جتنے سال بھی ان کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ آج انہی کا وہ فیصلہ، آج انہی کا وہ ارادہ، آج حیدرآباد ڈکن کا مسلمان، ریاست تلنگانہ، ریاست آندھرا پردیش کا مسلمان ایک حق سے جی رہا ہے۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ پوری طریقے سے اس کیوں کریڈٹ جاتا ہے عبد الواحد اویسی صاحب کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے عیش و آرام کو بازو کر قوم کے جذبے میں، مسلمانوں کے جذبے میں، مسلمان کا آنے والا، مسلمان طبقے کا آنے والے کل بہتر ہونے کے سفر میں نکل گئے۔ تو ان کی ملاقات ہوتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو سے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو معلوم ہوتا ہے کہ عبد الواحد اویسی صاحب پھر دارالسلام کو ری ٹیک کرنے کے لیے، پوزیشن لینے کے لیے کیس داخل کیے ہیں۔ دارالسلام پہ حکومت ہندوستان کا قبضہ تھا، اور عبد الواحد اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کو ری کانسٹیٹیوشن کر رہے تھے انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، جمہوری انداز میں۔ جب یہ بات سرخیوں میں آ گئی تو دلی سے ان کو بلاوا آیا، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے سازشیں کی، ان کو خریدنے کی، ان کو دھمکانے کی، ان کو ڈرانے کی، وہ مرد مجاہدین تھے
जो किसी के धमकियों से न डरे। उनके दिल में एक बात बिल्कुल पक्की थी, मौत जब आनी है तो बराबर आनी है, और मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है। दुनिया की कोई हस्ती किसी शख्स को मौत नहीं दे सकती जब तक अल्लाह राजी ना हुआ, और अल्लाह राजी जब होता है जब उसकी मौत मखसूस में लिखी हुई होती है। जब उसकी मौत मखसूस में लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत किसी सियासी लीडर को आज तक बचा नहीं सकी और बचा भी नहीं सकेंगी। जब तक उन्हें अपनी मौत जी रहा है, जब तक उन्हें अपनी जिंदगी जी रहा है, वो जरूर जिएगा। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को बुलाकर बोलते हैं, वाहिद ओवैसी, तुम मजलिस का ये नारा छोड़ दो, मजलिस को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना छोड़ दो और दारुसलाम के केस को तुम वापस ले लो। इस मजलिस को सियासी जमात बनाने का मंसूबा खत्म कर दो। हम तुमको एक इजाजत देते हैं, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नेशनल मदरसा बना दो। सियासी जमात की हम तुमको इजाजत नहीं देते, बदले में हम तुम्हारे को यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री देंगे और हमेशा हमेशा के लिए जब तक तुम बाहयात होगे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोर कमेटी में तुमको बड़ी औहदा दिया जाएगा। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब उनके उस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं। मैं ठुकराता हूं तुम्हारे प्रपोजल को। मुझे ये जिंदगी के ऐश आराम से ज्यादा मुझे मेरी कौम की फिक्र है, जो मेरी कौम के मुस्तकबिल के लिए अल्लाह मुझको चुना। ये अल्लाह का काम है, ये किसी और का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह के रास्ते का काम है। उन मजलूम मुसलमानों के लिए कर रहा हूं, उस बेबस मुसलमानों के लिए कर रहा हूं जो जवान बच्चियां अभी सुहाग की ख्वाहिश भी खत्म नहीं हुई, जो विधवा हो गए, यतीम हो गए, कई मासूम बच्चे, कई माँ बाप अपनी औलाद को खो दिए। एक एक फैमिली में 12-12, 15 आदमी में से 2-2 आदमी बच गए। ऐसी कत्लो गारतगिरी चली, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन। पोलो एक्शन क़यामत का खैर बन के हैदराबाद स्टेट पे टूट पड़ा। जहां जहां तक मुसलमानों का मजमा था, जहां जहां तक रियासत दक्कन थी, उस दौर तक, उस एरिया तक पोलो एक्शन ऐसा काबिज हुआ, इनकी मनसबें खत्म हो गई, इनकी जागीर खत्म हो गई, इनकी दौलत खत्म हो गई, इनका सियासी सफर खत्म हो गया और इनकी तिजारत खत्म हो गई। ये सब तो खत्म होना था, फिर भी औलाद तो बच जाती तो औलाद भी खत्म हो गई। वो मनूस वक्त, वो मनूस घड़ी मुसलमानों के ऊपर से गुजरी। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को इस बात का पूरा एहसास था। फिर कभी जिंदगी में मुसलमानों पे कोई पोलो एक्शन ना आए, फिर कभी जिंदगी में मुसलमानों पर पोलो एक्शन के साथ पुलिस एक्शन ना बने। इसकी वजह से मैं इस सफर को शुरू करूंगा। अल्लाह जितनी मुझे उम्र दिया, जितनी मुझे हयात दिया, मैं लड़ते लड़ते इसी सफर में बढ़ूंगा। कम से कम अल्लाह के तरफ से मुझे शहीद का तो दर्जा मिलेगा। कुर्बान जाए ऐसे सियासी लीडर पर। आज अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हर दौर में अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब जैसा लीडर, सियासी लीडर बनाकर भेज हमारी कौम के लिए। और हमारी कौम सो रही है, ए अल्लाह हमारी कौम को जगाने वाला ऐसा अब्दुल वाहिद ओवैसी जैसा लीडर मिल जाए और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर मिल जाए, तो आने वाले कल में पूरे मुल्क के कई रियासतों में कोई भी मुसलमान परेशान और बेबस नहीं हो सकेगा। फिर यह सियासी सफर शुरू हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का ऑफर ठुकरा देते हैं। फिर पलट कर आप आते हैं, एहतजाज शुरू करते हैं। 10 साल 12 साल की कड़ी लड़ाई के बाद दारुसलाम को हासिल होता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बनती है 1962 में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उसके बाद का सालार का सफर शुरू होता है। 1962 में पहला इलेक्शन मल्लेपल्ली MM हाशिम के अगेंस्ट मल्लेपल्ली से कॉर्पोरेटर इलेक्शन जीतते हैं। 62 के बाद फिर सालार असेंबली इलेक्शन के लिए फत्तरगट्टी मासूमा बेगम के अगेंस्ट जीतते हैं। मासूमा बेगम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, उसके अगेंस्ट भारी इक़्तिदार के साथ जीतते हैं। फिर 62 के बाद 67 के बाद 72 में फिर चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीतते हैं। फिर चार मीनार के बाद याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीतते हैं। ये 4 बार आपने असेंबली इलेक्शन जीता। फिर 1983 में तेलुगु देशम यहां पर कदम रखी तो 1984 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट को गए और 1984 से लेकर 2004 तक सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए, अगर मैं आपको बताता चलूं तो शायद ये वक्त बस नहीं होगा और हमारे हाफिज साहब इसको
بولیں گے کہ بھائی یہاں پر میں گھنٹہ تو ایک لے کر آیا تھا، مگر یہ سبجیکٹ تو 1 گھنٹے کا نہیں ہے، 1 دن کا نہیں ہے، 1 مہینے کا نہیں ہے، کم سے کم 1 مہینہ سے زیادہ بات کرنا پڑے گا۔ سالار کی قربانیاں، سالار کی دوراندیشی، سالار کے کارنامے، ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے سالار کے کارنامے، صدر مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حیثیت سے انہوں نے زندگی میں ایسے ایسے کارنامے کیے جو بتانے چلے تو وقت کم پڑے گا۔ بالکل، جیسا کہ آپ سالار ملت کی بات کر رہے ہیں، جس وقت مولوی عبد الواحد اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین تھے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا جیسے ہی احیا ہوا، کچھ ہی دن بعد مولوی عبد الواحد اویسی صاحب کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو کہ کم سنی نوجوان ہیں، تو اپنے والد کی جیل میں جانے کی وجہ سے آپ کو کارگزار صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بنایا گیا۔ ایک ایسے نوجوان جن کو تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ والد محترم کا آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کو حیدرآباد آنا ہے اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت سنبھالنا ہے۔ ایسے نوجوان، ایسی نوجوانی میں جب نوجوان اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنے مستقبل کی، یہاں پر قوم کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہو چلا ہے اردو ٹی وی کے اس خصوصی اور براہ راست پروگرام خاص ملاقات میں ایک مختصر سے وقفے کا۔ باتیں ایسی ہیں ضرور ہم بات کریں گے، وقفے کے بعد ملاقات ہوگی، وقفے کے بعد دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔